हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। यहाँ पर हम बीएससी थर्ड सेम में जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक साइबर लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडिया में जो भी साइबर लॉ है, एक्चुअली ये लॉ है क्या, इसकी नीड क्यों पड़ी, ये जो आपके कन्वेंशनल क्राइम्स हैं क्या उनको कवर करता है या अलग वाले क्राइम्स को, ये सारा सब कुछ हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जो साइबर लॉ है इसको आईटी लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें जो भी हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों आ जाते हैं, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्राइम होता है तो ये उन सबको कवर कर लेता है। ठीक है, ये आपकी जो लीगल इंफॉर्मेटिक्स है उनसे जुड़ा हुआ है। ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और ई कॉमर्स से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं वो सारे आते हैं आपके आईटी लॉ के अंदर। अब इसमें आपके पास में यहाँ पर कोई अलग से कोई एरिया नहीं है। ठीक, इसमें जो चीजें आती है वो एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कि आपने कुछ भी चीज अपने दिमाग से बनाई है। ठीक है, मान लो आपने कोई डिजाइन बनाया है, कुछ भी चीज बनाई है तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और यदि आपका वो कोई बिना परमिशन के यूज कर रहा है तो यहाँ पर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स आते हैं आपके वो वायलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपकी हेल्प करता है उसको सेव करने में, प्रोटेक्ट करने में। तो यहाँ पे आपकी जो प्राइवेसी है वो, डेटा प्रोटेक्शन जो करवा रहे हैं हम, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है आपके साइबर लॉ में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ये की एलिमेंट है आईटी लॉ का। ठीक है, जैसे आपने जनरली देखा होगा कि यूट्यूब पे कोई की वीडियो है, यदि हम उसको यूज करने की कोशिश करते हैं बिना सामने वाले की परमिशन के तो उस पे कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यदि किसी ने कहीं पर कुछ डेटा डाला है या कोई कुछ एक्सप्लेन कर रहा है वो चीजें, या किसी ने कोई डिजाइन बनाया है वो किसी ने चोरी कर लिया। कितनी बार सुनने में आता है किसी ने गाना कंपोज किया, किसी और ने उसको ले लिया। तो ये सारी चीजें आती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जो आपका साइबर लॉ है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनको एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें आपकी जितने भी ई फाइलिंग वाली चीजें आ गई, आईटीआर हम ई फाइल कर देते हैं, ई टैक्सेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ई कॉमर्स वगैरह जो भी आपके ट्रांजेक्शन आ गए, ये सब। और ये आपको क्या लीगल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। सब चीजों के पीछे रीजन क्या है कि आपके जो साइबर क्राइम्स हैं उसको कम किया जा सके या उसको चेक किया जा सके कहाँ पे क्राइम हुआ। ठीक है, तो पूरी मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इंटरनेट पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन में सिर्फ आपके मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स ही नहीं है, जो आपके चैट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, आप जो भी सर्फिंग करते हैं इंटरनेट पे, वो सारी चीजें, इनको बोलते हैं डिजिटल ट्रेसेस। ये सारे सब कुछ कवर होते हैं आपके यहाँ पर, क्योंकि कभी किसी के साथ में कहीं कोई क्राइम हुआ तो ये जो ट्रेसेस हैं उसी से वापस क्लू मिलने वाला है कि क्राइम किसने किया, कब हुआ, क्या रीजंस थे, है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कोई सुसाइड भी कमिट कर लेता है तो उसके चैट्स वगैरह जो है वो देखे जाते हैं। और कई बार यदि आप इंस्टाग्राम पे भी अपने मैसेजेस अनसेंड भी कर दो तो भी उसमें लिखा हुआ आता है कि यदि रिपोर्ट किए गए ये मैसेजेस, तो भले ही आप उनको अनसेंड कर दें, वो रिपोर्ट में काउंट होंगे और विजिबल भी होंगे। ठीक है, तो ये सारी सब चीजें किसके लिए हैं, साइबर लॉ के लिए। इट कीप्स आई ओवर ऑल एक्टिविटीज ओवर द इंटरनेट। तो जितनी भी एक्टिविटीज जिसमें आपका इंटरनेट शामिल है, जिसमें आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं, कौन सा गाना सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किस साइट पे जा रहे हैं, वो सब कुछ आ गया। इट टचेस एवरी एक्शन एंड एवरी रिएक्शन इन द साइबर स्पेस। तो यहाँ पर आपकी जो भी एक्शन थी और वहां पर सामने वाले की जो रिएक्शन आए वो भी ट्रेस करेगा। ठीक है, तो एरियाज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास में एक होता है फ्रॉड। फ्रॉड के केस में क्या होता है कि यदि किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली, मतलब किसी के नाम से आपने एक अलग से, हम सारा कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि मान लो एफबी या इंस्टा पे कोई आईडी बना लिया आपने और वहां पर उसकी जो आइडेंटिटी थी वो आपने शो करी जबकि आप वो पर्सन हो ही नहीं, और वहां पर उसके फोटोज वगैरह का आपने कुछ मिसयूज किया या कुछ भी किया। ठीक है, तो ये सब आएगा आइडेंटिटी थेफ्ट। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार किसी और के मतलब
प्रोफाइल से या किसी और की आईडी से ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मुझे पैसे चाहिए उधार, इस तरीके से, तो वो भी क्या है, एक फ्रॉड है, क्योंकि उसने उसकी आइडेंटिटी चुरा ली, वो उस व्यक्ति के नाम से आपसे पैसे मांग रहा है। ठीक, तो इसमें आपका आइडेंटिटी थेफ्ट आ जाता है, क्रेडिट कार्ड थेफ्ट आता है, जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं वो सारे कुछ फ्रॉड में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसको बहुत उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं यदि कोई ऐसा करता है तो, और सिविल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है विक्टिम के ऊपर कि वो क्या एक्शंस लेना चाह रहा है इसमें। साइबर लॉयर्स भी होते हैं, वो दोनों काम करते हैं, वर्क टू बोथ डिफेंड एंड प्रोसिक्यूट अगेंस्ट ऑल एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड यूजिंग द इंटरनेट। उसके बाद कॉपीराइट की बात कर लेते हैं। तो कॉपीराइट में हमने यही बात की थी कि जब शुरुआत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनीज या इंडिविजुअल्स जो भी होते हैं उन्होंने अपने कोई भी चीज बनाई अपना दिमाग यूज करके, अपना इंटेलेक्ट यूज करके, और किसी ने यदि उस चीज को चुरा लिया तो यहाँ पर आ जाता है कॉपीराइट। ठीक है, उनका जो भी क्रिएटिव काम हो, यदि किसी और ने उस क्रिएटिव काम को अपना नाम दे दिया है चोरी करके, जो एक्चुअल में उसका ओरिजिनल काम नहीं है, तो इसको बोलते हैं कॉपीराइट। ठीक है, तो आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारी वेबसाइट्स पर जो फोटोज वगैरह भी दिखते हैं उस पर भी लिखा रहता है कि सब्जेक्टेड मे बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। ठीक है, कि आप उसको यूज करोगे तो कॉपीराइट आएगा। आप अगर यूट्यूब पे कोई साउंड्स यूज कर लेते हो, कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते, उस पर कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, डिफेमेशन क्या है, यहाँ पर आपके जो पर्सन है, व्हेन पीपल यूज द इंटरनेट टू से थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, इट कैन क्रॉस द लाइन्स इनटू डिफेमेशन। तो वही है कि बहुत सारे लोग जो है अफवाहें फैला देते हैं इंटरनेट का यूज करके, जो चीजें सही नहीं होती हैं उनके बारे में बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसमें आ जाता है, डिफेमेशन के अंडर में। और इसको भी जो है, क्योंकि इंटरनेट यूज हुआ है यहाँ पर भी, तो इसलिए क्या होता है आपके जितना भी साइबर क्राइम्स है उसके अंदर साइबर लॉ में ये चीज भी कवर हो जाती है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि जहां कहीं पर भी दंगे वगैरह होते हैं तो वहां का इंटरनेट बैन कर देता है ना, इंटरनेट सुविधा ठप कर दी जाती है कि उसके थ्रू कोई डिफेमेशन ना हो जाए, कि कहीं कोई अलग से कुछ अफवाहें उड़ा दे, दंगों को और भड़का दे। ठीक है, सो डिफेमेशन लॉज आर सिविल लॉज that save individuals from fake public statements that can harm a business or someone's reputation। तो इसके थ्रू किसी बिजनेस या किसी पर्सनल व्यक्ति को कुछ मतलब उसकी जो रेपुटेशन है उस पर बात आ सकती है। ठीक, हरासमेंट और स्टॉकिंग, स्टॉकिंग में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कि लोग बात तो भले ही नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन स्टॉक कर रहे हैं। तो फ्रेंडशिप में नॉर्मली स्टॉक कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन यदि किसी को डराने के लिए उसको स्टॉक किया जा रहा है या उसकी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए ताकि आगे उसका मिसयूज किया जा सके, तो अगर उसको देखते जा रहे हैं आप, बार बार उसको फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज स्टॉकिंग, है ना। तो क्योंकि हम इंटरनेट के ऊपर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी की प्रोफाइल पे बार बार जा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक, तो वो किस में आ जाती है आपकी, स्टॉकिंग में। व्हेन अ पर्सन मेक्स थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन अबाउट समवन एल्स ऑनलाइन, तो यहाँ पर ये भी है कि हरासमेंट उसको भी बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी को धमकियां दे रहा है इंटरनेट का यूज कर करके, या तो वीडियोस बना के डाल रहा है या मैसेजेस भेज रहा है उसको, तो यहाँ पर इंटरनेट का यूज हुआ है, तो ये हो रहा है आपका हरासमेंट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। हर किसी के पास में फ्रीडम है कि आप अपनी जो इच्छा हो वो बोल सकते हैं, बट उसकी भी लिमिटेशन है कि आप क्या बोल सकते हैं, कि जब तक किसी पर्सन की रेपुटेशन के ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मली आप अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं जिससे किसी को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज अगेन यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच लॉज ऑल्सो अलाउज पीपल टू स्पीक देयर माइंड्स। ठीक है, साइबर लॉ क्या करते हैं, उनके क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि ये जो फ्री स्पीच है उसकी जो लिमिट्स हैं उसका ध्यान रखें। ठीक है, आप हर किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ये आपने पॉलिटिशियंस वगैरह में भी देखा होगा कि वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो उन पर भी बात आती है। पर वो जब बोल रहे हैं तो वो इंटरनेट का यूज नहीं हो रहा है, वहां न्यूज वालों के सामने बोलते हैं जनरली, बट अगर आप इंटरनेट का यूज करके बोल रहे हैं तो फिर ये साइबर लॉ के अंदर आएगा। ट्रेड सीक्रेट्स, तो ट्रेड सीक्रेट में यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि गूगल एंड अदर ऑनलाइन सर्च इंजिन्स स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम डेवलपिंग द एल्गोरिथम्स दैट प्रोड्यूस सर्च रिजल्ट्स। They also spend a great deal of time developing other features like maps, intelligent assistants, flight search services, to name a few.
तो साइबर लॉ क्या करता है, इन कंपनीज को हेल्प करता है टू टेक लीगल एक्शंस एज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड सीक्रेट्स। तो अगर हम ये वाला देखें, ये एग्जैक्ट एग्जांपल है, बट यदि मैं आपको नॉर्मल वे में समझाऊं तो यदि आपने देखा हो तो कहीं किसी का नमकीन बहुत ज्यादा फेमस होता है तो उसकी क्या रेसिपी है, वो मसालों को किस रेशो में यूज कर रहे हैं, ये वो कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं, ताकि उनका जो टेस्ट है वो एकदम यूनिक बना हुआ रहे, हर कोई उस टेस्ट को रिपीट ना कर पाए। ठीक है, तो वही चीज है कि जो गूगल सर्च इंजन है वो कौन सी एल्गोरिदम्स यूज कर रहा है, कैसे वहां पर जो है डेटा फैच होके आ रहा है, ये सारी चीजें वो हर किसी से शेयर नहीं करता है, क्योंकि गूगल अकेला सर्च इंजन नहीं है। दूसरे सर्च इंजन वाली जो राइवल्स कंपनीज हैं उसकी, उनको अगर उसका ट्रेड सीक्रेट मिल गया तो यहाँ पर उनको उसका कंपटीशन जो है वो और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है ये एग्जांपल है आपका, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज। So every time you click a button that says you agree to terms and conditions of using a website, you have used cyber law. There are terms and conditions for every website that are somehow related to privacy concern. तो यहाँ पर आपने ये चीज देखी होगी, आप कोई गेम भी इंस्टॉल करते हो तो आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस बोल देता है, आप बिना पढ़े लिखे उसको क्या कर देते हो, आई एग्री कर देते हो। तो यहाँ पर जो है ये होता है आपकी तरफ से एक लूप होल कि आपने पता नहीं उसको कौन कौन सी परमिशंस पे आई अग्री कर दिया है, क्योंकि आगे चल के यदि आपकी कोई डिटेल्स उसके पास गई, उसने कहीं और किसी को सेल करी, शेयर करी, तो आप वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हो क्योंकि आप आई अग्री कर चुके हो। ठीक है, तो हर समय हर किसी वेबसाइट या हर किसी ऐप को इंस्टॉल करके उसकी सारी चीजों पे एग्री मत हुआ कीजिए। ये सब कुछ किस में आ जाता है, साइबर लॉ में। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करें तो आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ई कॉमर्स वगैरह यूज कर रही हैं, तो उन लोगों को भी, ठीक है, उनको एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आईटी एक्ट। आपका डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो आपको वैलिडिटी देते हैं डॉक्यूमेंट्स को, कि अगर आपने वहां पर डिजिटल सिग्नेचर किया है दैट मीन्स आपने उसको ऑथेंटिकेट किया है, वैलिडेट किया है कि हाँ इसको मैंने साइन किया हुआ है। ठीक है, इट हैज ओपन द डोर्स फॉर एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज फॉर इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इन बिजनेस ऑफ बीइंग सर्टिफाइड ऑथोरिटीज। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ये साइबर लॉ के। आई होप ये वाला टॉपिक आपको अब एकदम से बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।